कैसे हो आप सभी? जल्दी से मुझे बता दो। सभी लोग अच्छे हो ना? तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस शानदार सेशन में। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा कोर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी से शुरू करें। फाउंडेशन बैच पढ़ें मेरा, आपकी लाइफ चेंजिंग बैच है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी होना करना है ना जिंदगी में, तो एक अपना बेस तैयार करिए जो कि सॉलिड होना चाहिए। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें। आप अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी यहां से हो जाएगी मेरे फाउंडेशन बैच के अंतर्गत। एसएससी एग्जाम में ये मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है और उसके बाद 12 और 24 महीने का आपको कोर्स लेना है और साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाना है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आंसर दीजिए। वेल डन नरेश, बहुत अच्छे। भावे बहुत बढ़िया। शिवम, विठल, अमित, शिवम, अतुल, अमित, अभिषेक, श्वेता, नीतीश, राजशेखर, जितेश। चलो अच्छी बात है, देखो आंसर निकल कर आ गया। ऋचा, देखिए कुछ नहीं करना, आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस करें। यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करें। तो सर आपने बताया कि 3 आ रहा है और उसकी पावर 24 है। अब 24 की रिड्यूस करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहां पर 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा। साइक्लिसिटी तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 में चलता है। इसी प्रकार 8 है। अब 8 आपका इकाई का अंक है। 57 में अगर आप भाग दोगे 4 का तो 56 बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, मैं लिख रहा हूं अभी। प्लस 4 आता है। 4 की पावर अगर समघात है, समघात होती है यानी कि 4 के स्क्वायर की तरह वर्क करेगी, यानी कि इसका इकाई अंक 6 हो जाए। प्लस 7, 17 चौके 68, यानी कि 7 की घात 4 इकाई के अंक तौर पर आएगा। फिर प्लस का 2 है, फिर प्लस का 8 है, फिर माइनस का 1 है। अब समझने की और सोचने की कोशिश करना जरा। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 का 1, यानी कि 8 एकम 8 प्लस का 6, इसका भी 7 की घात 4 क्या होता है? 2401, यानी कि इकाई का अंक 1 प्लस का 2 प्लस का 8 एंड माइनस का 1। माइनस का 1 से प्लस का 1 चला गया। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो 24 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मजा आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आंसर दीजिए। क्या आंसर आपका आने वाला है? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। यहां पर बोला गया है कि 6, 8, 9, 6, 8 P, 7, 9 और 15 का माध्यम मॉड के समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो P होगा ना वही डिसाइडिंग होगा, यानी कि वही आपका माध्य है और वही आपका मॉड हो जाएगा अपने आप। चलो, तो मैंने जब इसको जोड़ा तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 15 45, 45 प्लस P अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डियर? 6। और मैं इसको किसके बराबर कर दूं? 45 प्लस पी के बराबर कर दूं, तभी संभव है, वरना संभव ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि पी का मान क्या रखूं? 8 रखूं, 7 रखूं या 9 रखूं? 8 रखने पर नहीं जाएगा, 7 रखने पर 52/6 नहीं होगा, 9 रखने पर 54/6, 9 बिल्कुल आ रहा है। तो पी का मान 9 रखने पर ही होगा सेट।
यानी कि यही आपका राइट आंसर है कि जब आपका P आपका जब 9 आप रख दोगे तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो अब आपको दिख गया होगा कि यहां पर माध्य भी 9 आ रहा है और मॉड भी 9 आ रहा है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मॉड क्या होता है? बहुलक वो होता है जो डेटा अधिक से अधिक आ जाए। तो यहां ये 2 बार आ रहा है ना, फायदा हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपको पुट करके देखना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कैसे पता P मीन है? बोला गया है ना माध्य मॉड के समान है। तो माध्य अगर मॉड के समान होगा तो तभी तो संभव होगा जब P आपका एक ऐसी संख्या हो जो रिपीट हो रही हो। चलिए कैसे करेंगे? यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16 पाई और वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ का जो व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक तरीके से आपका ये क्या है? छिन्नक है, फस्टम है। तो जरा समझने की कोशिश करना कि कहना क्या चाह रहा है ये। बहुत सारे लोग तो भूल ही गए होंगे। एक तरीके से ये बाल्टी है। तो बाल्टी में क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो वृत्ताकार ऊपरी भाग है, वृत्ताकार ऊपरी भाग का व्यास आपका 4 दे रखा है। वृत्ताकार ऊपरी भाग का जो आपका व्यास है वो आपका 4 दे रखा है ऊपरी भाग का, यानी कि छोटी आर आपकी कितनी दे रखा है? 2 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि जब आपका छोटा आर का व्यास आपका 4 है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, 2 हो गई। ठीक है। और नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल बताओ बताओ बराबर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाली त्रिज्या निकल कर आ गई 4। वेरी गुड। और आपसे बोला है तिर्यक ऊंचाई, तो यानी कि आपकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है? 6 है। बोला जा रहा है ना हाइट 6 सेंटीमीटर है ना, स्लैंट हाइट विल बी 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर प्लस आर का मान कितना हो रहा है? 4 और 2 6 और 6। तो यहां आपका जो उत्तर आएगा वो निकल कर आएगा 36 पाई। तो 36 पाई विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लगा ना? तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और पूछा भी जा सकता है। तो छिन्नक के ऊपर आपको कर्व सरफेस एरिया इस तरह से निकाल देना है। अगला क्वेश्चन करें। फॉर्मूला कैसे याद करें? पहले देखो तो सही फॉर्मूला कितने हैं, पढ़कर तो देखो। तुमने कभी इसी चक्कर में पढ़े ही नहीं कभी। याद करने पड़ेंगे यार, क्या याद करें? अपने आप आएगा तो आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो छोड़ो। बहुत बढ़िया, जिनका भी राइट आंसर निकल कर आ रहा है। सुरेश क्या करता है? एक बैंक में 4 साल के लिए 35,000 रुपए ऋण इस प्रकार लेता है, लोन लेता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज है और अगले 2 वर्ष के लिए 8%। सुरेश के द्वारा बैंक को दिया गया कुल ब्याज इतने रुपए है, तो आर का वैल्यू बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं इस तरह का। अब सारा कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर है। तो पहले 2 साल के लिए 20% अगर रेट है
तो आप मुझे बताइए कि 20% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 44%। कोई दिक्कत? 44% ही हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो, जिससे कि आपकी संतुष्टि में मैं मतलब थोड़ा समझ पाऊं कि आप क्या तक पहुंचना चाह रहे हो। 4 साल की बात है, 35,000 रुपए का लोन लिया गया है। पहले 2 साल 20% की दर से ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, और अगले 2 साल चक्रवर्ती ब्याज है 8% की दर से। ठीक है, और कुल ब्याज इतना है। तो आप मुझे बताओ, 35,000 का 2 साल का 44% होता है, ये कितना निकल कर आ जाएगा? सर आपने सॉल्व करने का भी तरीका बता रखा है, 70,000 बटे 2 यानी कि 22/100। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 22 सत्ते 154, यानी कि 15,400 तो पहले का ब्याज हो गया। 15,400 तो पहले का ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। 15,400 तो पहले का ब्याज होने वाला है आपका। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसमें से घटा दूं 25,984, इसमें से अगर 15,400 में घटा देता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 4, 8, 9 और 4, 9 में से 4 गए तो 5, 10,584। मेरी बात को आप गौर से सुनिए। ठीक है, 10,584 ये बचा हुआ ब्याज ही तो है 2 साल का। ठीक है, लेकिन कौन से प्रिंसिपल पर? अब प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि ये जो ब्याज बचा हुआ ब्याज है, ये किस पर आया है? 35,000 पर आया है क्या? नहीं, ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगा होगा ना। तो ब्याज के ऊपर भी तो उस रेट से ब्याज लगा होगा, यानी कि 35,000 पर नहीं आया, ये कुल मिलाकर आया है 15,400 प्लस 35,000 पर। कोई दिक्कत? तो यानी कि ये कितना निकल कर आ रहा है? 50,400। अब दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों कि 50,400 का मैं कितना नेट परसेंटेज निकालूं कि ये लगभग मेरा इसके बराबर हो जाए। तो सर नेट परसेंट 2 साल वाला, तो 21% निकालोगे ना, तब काम बनेगा। दिमाग का क्वेश्चन है। 10% रेट आ जाएगी, 10% रेट आ जाएगी, क्योंकि हम तो 2 साल के 2 साल की बात कर रहे हैं ना। तो जब यहां आर आपका 21 के लगभग आ रहा है, तो 21 नेट परसेंटेज है। तो नेट परसेंटेज 21 आ रही है तो तब होती है जब रेट आपकी 10% होती है। लॉजिकल क्वेश्चन है, नींव मजबूत होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट, 44 कैसे आया? अभी पल्लवी यहीं अटकी पड़ी है। पल्लवी तुमने एक अक्षर नहीं पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, शर्म मेरे को इस बात पे आती है। 44% तुम्हें नहीं पता है क्या? वाकई में नहीं पता है तुम्हें? तुमने आज तक कभी वीडियो खोल के नहीं देखा होगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना? क्या जरूरत क्या पड़ रही है सर? मतलब कितना प्यार से इन चीजों को बताया है कि यार बस लिखाया और है कि कभी भी 2 साल का काम हो जाएगा और रेट आपकी निकल कर आएगी 10%, तो सक्सेसिव केस से, और यार कहीं भी चलता फिरता भी ये चीजें आ जाती हैं, 10 बार आती हैं। मतलब 10% का ये होता है 21%, 5% का कितना हो जाएगा? 10.25, सिंपल सक्सेसिव केस। 20% का कितना हो जाएगा? वही सक्सेसिव केस 44। पूरा नोट्स में लिखाया हुआ है, फिर भी ये स्थिति है। ऐसा ना करो यार, पढ़ाई करो डियर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। फोड़िए। जो कैंडिडेट यहां पढ़ रहा है, पेपर वाकई में फोड़ कर आ रहा है, मैं विश्वास करिए मेरी बात का, जो भी विद्यार्थी अगर रेगुलर पढ़ रहा है उसका पेपर पूछना। 90 अटेम्प्ट, 89 अटेम्प्ट, इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा तरीका है सर, आपने समझाया भी था। आप बताओ इस क्वेश्चन को देखकर किस किस को फील आ गया? सर मुझे फील आ गया कि कैसे करना है। प्लीज एक बार मुझे, मैं वही चाहता हूं आपसे, ये क्वेश्चन आने वाला है, होल स्क्वायर वाला फील आएगा सर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ही होगा, राइट?
देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इधर को माइनस को 4x लेकर आया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार वाई स्क्वायर इधर को मैं लेकर आया कितना, प्लस का 4y, अब मुझे चाहिए प्लस का 4। ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि यार दिक्कत मेरे साथ आ गई यहां पर, कि यहां -4 आएगा तो ये 2x ही बचेगा, तो यहां मुझे 2x की जरूरत ही नहीं है यहां पर, तो यहां पर तो मेरे को 1 की ही जरूरत है। ओके, अच्छी बात हो गई। 4y है तो यहां पर मेरे को 4 की जरूरत है, बराबर 0। अब फायदा मेरा ये हो गया कि 5 जो था ना वो ऐसे अपने आप बढ़ जाता है, और ये क्या बन गया, ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, y, ये -2x ही हो, हाँ प्लस हो जाएगा अब, है ना। अब प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर 6 है ना, तो ये हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 0। तो यहां पर इनको भी जीरो करना होता है और इनको भी जीरो करना होता है, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू आ रही है -2। वेल डन। वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1 माइनस y की वैल्यू -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 गया तो 1 आपका सही उत्तर आने वाला है। फिर लेते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए और फोड़ते जाइए। सर 2x कहां से आया सर, सॉल्व कर लो यार महाराज, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, आप पुश पेन तो चला लो यार, रजाई में बैठकर मतलब क्या क्या कर दिया जाए तुम्हारे लिए बताओ। बढ़िया तुम पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया तुम खाना खा रहे हो, तुमसे बस सॉल्व नहीं हो पा रहा है बस, है एक्स स्क्वायर, इस 6x में से 4x चले जाएंगे तो यहां 2x नहीं आएगा क्या यार, बताओ। अब ये 2ab है तो यहां एक ही आएगा क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बनाना है। अब y स्क्वायर है, वो 4y इधर आ जाएगा और बचा कितना 4 बराबर 0। ये सेम काम वहां किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। नहीं ट्रिक तो सारी हैं, ट्रिक तो बहुत सारी हैं, लेकिन तुम झेल तो पा नहीं रहे हो ना, कंसेप्ट तो समझो पहले। ट्रिक के लिए भी कंसेप्ट समझना पड़ता है ना डियर, वो समझ लो। अब ये क्वेश्चन है, करके बताओ सब विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है। सर कैसे करें, p बराबर क्या लिखोगे आप, 3√3, और यहां पर आपके सामने +26, और अगर मैं 1/p निकालना चाहूं तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, बस क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो माइनस आ जाएगा बीच में। ये कितनी अच्छी बात है, और ये सब लोग समझ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, सिंपल है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। खैर अब p + 1/p निकालो, तो p + 1/p मैंने किया तो 6√3 आ गया, वेरी गुड। p + 1/p मेरे पास 6√3 निकल कर आ गया, और p - 1/p मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 2√26। चलिए अब हमें ये क्या है सर, ये है हमारे पास p² + 1/p, जो कि मेरे पास 6√3 आ गया, और ये मेरे पास है p² - 1/p, ये मेरे पास 2√26 आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें तो यही डिवाइड करना है, तो 2√26 में यही तो निकलेगा, अरे यही तो निकालना है, तो p² - 1 वाला पहले है, बस हो गया काम, हो गया, खुश हो जाओ अब तो सर मजा आ गया। तो यह ऊपर तो √26 बचेगा, नीचे 3√3 को मैं लिख सकता हूं √27, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। एक नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बस करते जाओ, आपका दिमाग है ना अपने आप चलने लगेगा पेपर में, आप विश्वास मानिए मेरी बात का, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चंस है। चलिए
नेक्स्ट, स्क्वायर नहीं किया, ये सिंपल सॉल्व किया है, पी स्क्वायर प्लस का 1/p। एक बच्चा कह रहा है सर √27 कैसे, यहां पर 2 से काटा मैंने 3 बार, और 3√3 क्या होता है, √27 ही होता है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए समझाता हूं और बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन को करते हैं। आपसे बोला गया है कि एबीसी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने होगा तो इस तरह का एक आपका त्रिभुज बना दिया मैंने। यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी बराबर आपका किसके है, ए सी के है। दो भुजाएं बराबर हो गई। ये कोण आपका 40 हो गया, तो आप मुझे बताइए ये कोण क्या हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? सबको पता है सर, ये 70-70 हो जाएगा ना, कॉमन सेंस है सर। चलो, दोनों भुजाओं, दोनों ओर बीसी के द्वारा एक एबीडी कोण बना दिया गया और एसीई बना दिया। तो ये एक एबीडी मैंने लिख दिया और ये एसीई मैंने लिख दिया, ठीक है। के समद्विभाजक कौन कौन है, ये समद्विभाजक पीओ और ओ क्यू ओ पर मिलते हैं, ओके, यानी कि इन कोणों का भी समद्विभाजक है कोई, तो इन कोणों का जो समद्विभाजक यहां मिलेगा, वेरी गुड, यहां मिलेगा, ओके, नीचे मिला देता हूं कहीं पे, चलो ऐसे ले लेता हूं, थोड़ा तिरछा ले लेता हूं समद्विभाजक को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन है, ठीक है ना। तो मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, ओ मान लिया। बोला जा रहा है जैसे जैसे बना रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हमने कहा सर ये P है आपका, और ये आपका Q है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यार दिमाग लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा कि यार ये 110 है तो ये 55-55 हो जाएगा, बी ओ सी का मान निकालना है, ये आपको एंगल निकालना है। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है बताओ? जब ये आपका 55-55 110 हो जाएगा तो ये एंगल भी आपका कितना निकल कर आएगा, 70 ही निकल कर आने वाला है। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो जिसके भी समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, आपके सामने है ना, हाँ 110 क्यों नहीं, वो तो 180 में से जाएगा ना भाई, 180 में से तो जाएगा। आपके सामने ये एंगल 55 है, ये एंगल 70 है, तो ये वाला कितना होगा बताओ, चलो छोड़ो सारी बातें, ये एंगल 55 है, ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, छोड़ो सारी बातें, ये वाला कितना होगा बताओ, चलो बताओ, 55 ही होगा, वेरी गुड, अब तो दिमाग चल रहा है। और ये वाला कितना होगा, फिर ये भी 55 ही होगा, अब तो दिमाग चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 ही तो हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करना होता है ना। अब 55 कैसे आया सर, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ लो यार। ये 70 है तो ये पूरा वाला जो एंगल होगा 110 होगा, क्यों, क्यों होगा, क्योंकि सर ये लीनियर पेयर है ना, ये वाला देखो ना पूरा एंगल, तो 110 का कोण समद्विभाजक ये 55 नहीं हो जाएगा क्या? पढ़ लिया करो थोड़ा सा तो। चलो नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी एक संख्या को 342 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 47 आता है। तो उस संख्या को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो डायरेक्टली 47 को 18 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा, 18 दूनी 36, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 11 आ जाएगा। बस, बहुत अच्छे, अगला प्रश्न करो, आंसर आना चाहिए आपका। वेरी गुड, आपको बताया था कि कॉसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 होता तो है,
लेकिन तब होता है जब θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री हो। तो क्या मेरे को ये दोनों जोड़ने पर 90 दे रहे हैं क्या? हाँ, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है तो कट हो गया। इसी प्रकार tan और cot बराबर है, जोड़ने पर देखो 90 आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं 90 होने पर, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट हो गया, तो यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सर 342 को भी 18 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा पुनीत। अगर CND होता तो हम एक बार चेक करते, और 324 तो आपको पता है 18 से डिविजिबल है ही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करो, बहुत कुछ सीखोगे यार। ए 4 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है। ए 4 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है। ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:4। बी 6 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना कि सी 7 दिनों में कर सकता है, तो बी अनुपात सी निकल कर आ गया 7/6। अब आपको पता है क्या करना है। अब एक कार्य को सी कितने समय में पूर्ण करेगा? जितना कार्य ए 1 सप्ताह में करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करेंगे, बराबर बनाना पड़ेंगे, जिसमें आपको बी को बराबर बनाना पड़ेंगे, तो यहां पर आपको 28 बनाना पड़ा और यहां पर आपको 7 गुना करना पड़ा, जिससे कि ए की एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई 35, बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 28 और सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 24। शांति का योगदान दें। आपसे बोला गया ए 1 सप्ताह में कार्य कर सकता है, तो 1 सप्ताह मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 35 की एफिशिएंसी से 7 दिन में का अगर काम कर रहा है तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो पूछा क्या क्या है, सी कितने समय में पूर्ण करेगा, तो सी का 28 का, सॉरी 24 का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप 24 का भाग दोगे तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपके केवल ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ सकता है, क्योंकि एक के ही डिनोमिनेटर में 24 है, क्योंकि 24 कहीं कट भी नहीं रहा है। तो सीखने सीखने से ही सारी चीजें हो पाती हैं डियर, और आप उस काबिल भी हो कि आप बढ़िया सीखते जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है। टैंक का 1/6 भाग पानी से भरा है। 5 लीटर पानी निकालने के बाद टैंक का 1/8 भाग पानी से भरा रह जाता है। ओके, यानी कि 1/6 भाग को एक तरफ लिखा, 1/8 भाग को एक तरफ लिखा। आप मुझे बताइए 6 और 8 से कटने वाली एक संख्या बता दो। 6 और 8 से कटने वाली एक संख्या छोटी से छोटी 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, 6 और 8 से कट जाएगी। माना मैंने ये टैंक की मेरी क्या है, क्षमता है, ये मैंने मान लिया। क्यों माना? जिससे कि 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 1/6 कितना हो जाएगा? 4 इकाई। और 1/8 कितना हो जाएगा? 3 इकाई। अब आप मुझे बताओ, 4 था, 3 रह गया, 1 इकाई जो था वो कहां चला गया? वही तो 5 लीटर निकाला है, यानी कि जो आपका 1 यूनिट है वही 5 लीटर के बराबर है। तो पानी की क्षमता कितनी है? तो 24 यूनिट इंटू 5, 120 लीटर। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? कर पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है, आपको कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको 5 दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको तैयार कर सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ में, जुड़ना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अगला प्रश्न।
कैसे करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझिएगा और अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। तो सर ये कहने का क्या मतलब है, √3 क्या होता है? सर √3 होता है 3 की घात 1/2 और उसकी भी पावर क्या है 5। तो जैसा कि आपको पता है a की पावर m को उसकी पावर n आ जाए तो आपस में वो क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, पहली बात तो ठीक है। तो सबको कन्वर्ट करो आप तो फटाफट फटाफट। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की घात 4, 3 की पावर n, और ये हो जाएगा 3 की घात 3/2। अब पहले तो ये समझो, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैंने इसको 3 की पावर 3/2 कैसे लिखा, प्लीज। और अगर नहीं आया तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा तो सही, लेकिन आपसे खुद करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत आसान है भाई। क्योंकि यहां पर 3 की पावर 1 है और रूट क्या होता है 3 की पावर 1/2, और जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती, बस काम हो गया। यानी कि 3 की पावर ये कितना है, 5/2 है। इसमें अगर मैं 3 की पावर 3/2 का भाग दे देता हूं तो घातें आपस में घटेंगी, ध्यान रखना। तो घातें आपस में घट रही हैं तो कितना आ रहा है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर n। तो n बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, गजब। अच्छा पहले तो इसका इंतजाम करो ना यार, ये sec² 18 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cot²18 या tan², सॉरी, tan²18? हाँ या ना बोलो पहले। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये तो 1 हो गया ना, sec² θ माइनस tan² θ 1 होता है। चलो ठीक है, चलो ऊपर वाला सॉल्व करना है केवल। तो ये कितना हो जाएगा सर, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 3/4 प्लस 3 6 माइनस 2/3, सॉल्व कर लेते हैं भैया। 6×3 = 18, 3/4 प्लस 18 में से 2 गए तो 16/3, तो 3×3 = 9, 16×4 = 64, 64 प्लस 9/12, आंसर कितना आया 73/12। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है, आंसर देना है, बस यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, अरे डब्लू बेवकूफ हो गया भाई, हैं? सारी यहीं झाड़ दोगे क्या? खुद के लिए, पेपर के लिए बचा के रखो थोड़ी बहुत यार। नाम देखो डब्लू। क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, करो करो आराम से करो। चलिए, आरव भारद्वाज, बार बार इस क्वेश्चन को मत भेजो, जेएसएम से हो जाएगा, सिंपली सॉल्व कर लो, है ना डियर? हाँ तुमने भेजा था नकली क्वेश्चन, मुझे पता है, उस दिन मैं सॉल्व भी करवा रहा था ये। देखिए
432 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशो है वह आपको दे रखा है 5:4। समझना मेरी बात को। बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या में 12 बढ़ जाती है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6। कुछ नए लड़के और लड़कियां प्रवेश हो रहे हैं। ठीक है, समझते हैं, करते हैं। मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, चिंता ना करो। तो आपको इतना तो पता है सर कि लड़कियां का प्रवेश हुआ है। मैं सिंपल आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ, ये बताओ लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। सिंपल ये बताओ, सिंपल लॉजिक बताओ मुझे, सिंपल सोचो। सर 9 रेशो आपका 432 के बराबर है, एक बराबर आपका 9 चौके 36, बचे कितने 7 और 9 8 72 48, 48 पंजे 240 तो लड़के हो गए और 192 लड़कियां हो गई। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तसल्ली रखो यार, मैं बहुत प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा और बताओ, लेकिन बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो सामने देखना सब लोग। अब आपको पता है कुछ लड़के आए हैं कुछ लड़कियां आई हैं, दोनों आए ना। ठीक है, लड़कों का पता है कि 12 लड़के हैं, तो टोटल लड़के कितने हो गए? 252। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 252 7 अनुपात के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? इसका तो पता लग ही चुका है ना भाई। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो भाई। ये 7:6 है ना, तो इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है फाइनली। 12 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या तो पता है मुझे, तो 7 बराबर ये कर दूंगा। तो 7 एक रेशो बराबर कितना हो रहा है? 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, एक रेशो बराबर 36 आ गया। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 216। अब लड़कियां 216 होनी चाहिए, यहां तो 192, तो लड़कियां आई कितनी होंगी? 24। तभी 216 के बराबर होगा। बस दिमाग दिमाग का खेल है, आप लगाओ, पैन ही नहीं चलाना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा चलना चाहिए बस। चलिए, लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, साधारण तरीके से काम हो गया। लड़ाई कंसेप्ट की जरूरत पड़ती तो लगा देते। 216 कैसे आया? एक रेशो बराबर 36 है, तो 6 रेशो बराबर 36 इंटू 6 करते हैं, तो 6 के पाड़े को 6 बार बोलेंगे तो 36 का 6 आएगा, हासिल आ गई 3, 6 3 18 और 3 21, 216 आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर गर्ल में 12 कम करो। अरे भाई पास फेल वाला क्वेश्चन थोड़ी है, ये थोड़ी बोला है कि बच्चों की संख्या नियत होनी चाहिए। आप दिमाग तो लगाओ यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है हमें, है ना? आप सोचो तो सही। यहां बोला जा रहा है ना कि कुछ नए लड़के और लड़कियां प्रवेश होते हैं, तो दोनों आ रहे हैं। और ठीक है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो भाई। एबीसी एक त्रिभुज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है। बना दिया सर, एबीसी एक त्रिभुज आपके कहने पर। और क्या बना दिया? पी क्यू एक रेखाखंड है, वो भी बना दिया लो। पी और क्यू क्या है? एक रेखाखंड है। बोला जा रहा है ए बी पी पर और ए सी क्यू पर है। ठीक है, पी क्यू आपका पैरेलल है, बस हो गया काम। तो ये आपका 3 और अनुपात 5 है। तो आपसे बोला जा रहा है भाई पी क्यू की लंबाई 18 है, तो बीसी की लंबाई कितनी होगी? तो भाई देखो 3 अनुपात इसके बराबर होगा, तो 3 अनुपात इसके बराबर है, तो यानी कि 1:6 गुना हो गया, यानी कि 8 या 24, क्योंकि टोटल लेना है ना अपन को। तो 8 इंटू 3, माफ कीजिए 6 गुना हो गया, 8 छिंग 48, 48 आंसर आ जाएगा। कुछ ही नहीं करना, बस सिंपल रेशो निकालना है, क्योंकि जो 3 है 18 के किस अनुपात में है? 6 गुना करने पर आया, 6 गुना करने पर आया, तो ये 8 का 6 गुना करने पर आएगा। थ्योरम कौन सी लगेगी बताओ? थेस थ्योरम पढ़ा है ना तुमने? थेस थ्योरम क्या कहती है? संगत भुजाओं का अनुपात एपी, और बड़ी वाली भुजा लोगे
ए बी, क्योंकि एपी अगर लोगे तभी तो आप पीक्यू को कंपेयर करोगे और तभी तो बीसी को कंपेयर करोगे। अब बीसी निकाल दो, रख दो, तो ये हो गया 3, ये हो गया ए बी अपना 8, पी क्यू अपना दे रखा है 18 और बी सी निकाल लो, ऐसे कर लो तो भी आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए। आर्यन कह रहे हैं सर 8 कैसे आया सर। आर्यन तुम्हें कुछ पता ही नहीं है भाई, जब हम बीसी को ले रहे हैं तो हमें पूरी भुजा लेनी पड़ेगी ना भाई। अगर बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा की बात कर रहे हैं तो पूरी नहीं लेनी पड़ेगी क्या, ये बताओ। ए बी, तो ए बी 3 और 5 8 नहीं है क्या? अगर नहीं लूंगा तो फिर कैसे कंपेयर करूंगा, आप ही बता दो चलो। पढ़ा ही नहीं है कुछ तुमने यार, पता लग जाता है वो तो 2 मिनट में। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है, वह अपनी लागत मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो बताइए विज्ञापित मूल्य क्या है अगर 6,000 रुपए का लाभ हुआ तो। देखो 20% की छूट, 20% की छूट, 25% का लाभ। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया देखो 20% की छूट को आप कैसे लिखोगे, 5 से 4, ये एमआरपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 25% के लाभ को कैसे लिखोगे सर, 4 से 5, ये आपका सीपी होगा और ये आपका एसपी होगा। अब कौन सी चीज दिख रही है जो बराबर होगी इन दोनों अनुपात में? सर एसपी बराबर करो तब जाके आप कुछ काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसमें 5 से गुणा कर दिया, ऊपर वाले में इसमें कर दिया 4 से। अब आइए आप, लाभ क्या होता है? 6,000 रुपए का लाभ, लाभ होता है सी सीपी एरा एसपी एरा, तो एसपी माइनस सीपी लाभ होता है। तो 20 में से 16 गए तो 4 रेशो बराबर, अगर मेरा 6,000 रुपए प्रॉफिट है तो एक रेशो की वैल्यू आई ना भाई 1500, आती है जब करते हो तो सब आती है। तो पूछा गया विज्ञापित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बताओ, तो 25 रेशो की वैल्यू निकालो, एक रेशो बराबर 1500 है तो 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37,500। कैसी रही? गजब, क्लासिक एग्जांपल है, दिमाग लगाना है और करना है, आएगा इस पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अरे फिर वही वाली बात, बुद्धि लगाने लग गए सर। डायरेक्ट एमपीसीपी से, एमपीसीपी से डायरेक्ट करोगे तो इस प्रॉफिट को कैसे बराबर करोगे ये बताओ। तो इसलिए तो बता रहा हूं ना कि तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। तुम एमपीसीपी बोल तो रहे हो लेकिन तुम ये सोचो तो सही कि इस प्रॉफिट का क्या आचार डालोगे क्या है भाई। इस प्रॉफिट 6,000 को किसके बराबर करोगे ये बताओ। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5 और 8 से विभाजित करने पर 3 और 6 शेषफल देता है। तो 3 अंक आ गए, यानी कि क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का है। बनाते हैं फॉर्मेट, यानी कि एलसीएम आ रहा है कितना, 40 इंटू के, माइनस होगा प्लस होगा सर, अलग अलग शेषफल आ रहा है लेकिन अंतर निकल कर आया 2, डिफरेंस माइनस का 2। अब के की वैल्यू क्या रखूं कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो सर ऐसा कुछ रखो कि 900 के पास पहुंच जाओ। 4 दूनी 20 रखने पर तो 800 हो रहा है, 20 रखूंगा तो 800 हो रहा है, 25 रखूंगा तो अपना हो रहा है मामला सेट, 25 रख दो तो वो संख्या निकल कर कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस का 2, 998। मजा आया? और कई विद्यार्थियों को अभी भी तकलीफ है, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, सर ये 2 कैसे आया माइनस में। अलग अलग रिमाइंडर होते हैं तो जो डिफरेंस आता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2,
तो ये हमेशा सेम ही आ रहा है और आता रहेगा जब तक ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो माइनस होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है। अगर सेम रिमाइंडर होता तो प्लस हो जाता। सर 25 कैसे आया सर? दिमाग लगा रहा था ना मैं ऐसे सोचकर, 40 में क्या गुणा करूं कि 1000 के पास पहुंच जाऊं, तो मैंने देखा 25 ही कर दे भाई। वही वाला काम करना है जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, पटिया गिनते थे अपन, तो बस वही वाला काम करो। अरे 3 डिजिट ही तो आ गया, -2 भी तो करना है ना, तभी तो 3 डिजिट आया है। वेरी गुड सर, ये तो आपने सिखाया था। x+1/x बराबर अगर √3 होगा तो ये तभी संभव है जब x⁻6 बराबर -1 हो, यानी कि अगर घातों में अंतर अंतर अगर 6 का है तो वह 0 के बराबर हो। तो ये अंतर 6 का है 0, ये अंतर 6 का है 0, तो आपका राइट आंसर 0। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट बाद ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की तरफ, जबकि दोपहर 12 बजे बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से दूर जाता है। तो अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और आपके पेपर में आ भी रहा है। तो कैसे करोगे बताओ? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 110। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 10:30 बजे की बात है, चलना कब शुरू किया? 30 मिनट के बाद, यानी कि ए कब स्टार्ट कर रहा है? 11 बजे। नाटक देखो इनके, सुबह 11 बजे स्टार्ट हो रहा है मिक्सचर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से बच्चा सोचता है 10:30 बजे, नहीं नहीं, आधे घंटे बाद चलना शुरू किया है ना, आधे घंटे बाद, यानी कि 11 बजे चलना शुरू किया है। तो 20 की रफ्तार से बी की तरफ आगे बढ़ता है और बढ़ता है, और 12 बजे बी 15 की रफ्तार से ए से दूर जाता है, और बी और ज्यादा शाना है, वो और ज्यादा दूर जाता जा रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन पहले आप मुझे बताओ, ये 12 बजे चल रहा है यहां से, क्या मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूं क्या? ये बता दो। नहीं। एक बच्चा कह रहा है हाँ लगा सकते हो, तो मैं कुछ नहीं पता फिर। मैं रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकता, कारण बताइए क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सर आप रिलेटिव स्पीड इसलिए नहीं लगा सकते कि यहां 11 बज रहे हैं, यहां 12 बज रहे हैं। पहले तो ये जो चला है ना, उसको 12 बजे बताओ कितने बजे कहां पर होगा, तो 20 किलोमीटर चल चुका होगा ये, यानी कि 12 बजे की स्थिति में ये 20 से इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये दूर भाग रहा है, और इनके बीच की दूरी कितनी बची है? 90, केवल 90, क्योंकि 110 में से 20 तो चल चुका है वो। तो 90 और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक दूसरे की समान दिशा में, यानी कि प्लस, मतलब -5, यानी कि कितने घंटे लगेंगे? 18 घंटे। ओ माय गॉड, 18 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो अगले दिन शाम में वे कितने बजे मिलेंगे? यानी कि 12 बजे की बात है गुरुजी, 12 के बाद 12 और 6 बजे। मजा आ गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है ना? चलो नेक्स्ट। अच्छा, 12 के बाद 12 सुबह मिलेंगे, तो अगले दिन क्या मिलेंगे? शाम थोड़ी मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, है ना? 6 AM मिलेंगे। नेक्स्ट डे बोला है ना? ठीक है। चलो। बच्चा कह रहा है 5 कहां से आया सर? अच्छा, ये टाइम निकाला है और ये 90 किलोमीटर दूरी है,
ये 5 कहां से आया होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब यही मैं बार बार फंस जाता हूं यार। यार मैं जब बोलता हूं तो सुनते नहीं हो क्या कि रिलेटिव स्पीड है, मैंने इशारा भी किया कि समान दिशा में जा रहे हैं, फिर भी नहीं सुनते हो। अब इसकी स्थिति का क्या कर सकते हैं फिर ऐसे बच्चे का। चलो नेक्स्ट। चलिए आंसर दीजिए। एक भूमि क्षेत्र के आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात इस अनुपात में है, मालिक ने इसे 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घेरने के लिए 6,000 रुपए खर्च कर दिए। प्रति मीटर है, सॉरी। तो 6,000 रुपए खर्च किए हैं, तो कितना परिमाप होगा। 7.5 को मैं लिख सकता हूं 15/2, यानी कि जो आपका परिमाप निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 800। और ये 800 वाला जो परिमाप है ये किसके बराबर है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 5x प्लस 3x, यानी कि 16x बराबर 800, और x बराबर कितना आ जाएगा 50। अब जब x बराबर 50 आ गया तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2x ही तो है। 5 और 3 का अंतर 2x, यानी कि 100 आंसर आ गया। 100, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश कह रहा है सर 8 आएगा ना सर। राकेश जो मानना है मान लो यार, है ना, सबके पूरे नंबर थोड़ी ना आते हैं। एक राकेश बोल रहा है मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई तुम ही अकेले राकेश हो क्या। कैसे करने वाले हैं सर, सॉल्व करेंगे इसको। तो 9 चौके 36, 36 और 3 39/4, प्लस 6 दूनी 12 और 1 13/6, 4 तिया 12 13/3, माइनस ब्रैकेट में कितना है 5/2 प्लस 3/4। तो 4 पंजे 20 और 26/8, तो 13/6, 13/3, 26/8। ठीक है, 13/3, 26/8, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और 13 अट्ठे 104, 26 तिया 78/24। तो 14 में से 8 गए तो 6, और 9 में से 7 गए तो 26/24। ये हो गया 13/12। अब ये 13/12 13/6 में आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12/13, और ये निकल कर आ रहा है 2। तो 39/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा सर 47/4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करके बताओ। बालेश्वर कौन सा वाला, ज्योमेट्री वाला या कोई और, या कैच द मैथ वाला। ज्योमेट्री वाला, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। अब तो कर रहा है। देखो पुस्तक का
पुस्तक का अंकित मूल्य पुस्तक के लागत मूल्य से इतने परसेंट अधिक है। पुस्तक का अंकित मूल्य पुस्तक के लागत मूल्य से इतने परसेंट अधिक है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतना अधिक है, तो यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? ये 9 से हो जाएगा अपने पास 10। वेरी गुड। यदि पुस्तक पर 2% की छूट दी जाती है, अब 2% का डिस्काउंट यानी कि एमपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा? 100 से 98। ठीक है, 100 से 98। तो 40 और 40 रुपए लाभ, 40 रुपए, तो यहां पे एमपी को बराबर कर दो। और लाभ 40 है तो यानी कि 8 रेशो बराबर आपका 40 हो गया, 1 रेशो बराबर आपका 5 हो गया। तो सीपी कितना होगा? 90 इंटू 5, 450। कितना आसान हो जाता है ना रेशो से, है ना? कितना आसान, आराम से बस सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके यहां पर क्या हो सकता है? 7 देशों का आपको आंकड़ा दिया हुआ है, प्रति एकड़ औसतन उत्पादन क्या है बताना है, सारे के सारे देशों का। तो जितने भी आपको कंट्रीज दे रखे हैं उनका आपको बताना है औसत उत्पादन। तो सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? 2 और 2 4, 4 और 4 8। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8। और आपके सामने निकल कर आ रहा है 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28। 5, 5 और 2 7 और एक 8 और 2 8 और 2 10, 10 और एक 11 और एक 12, तो 90। ये आ रहा है 1290 आ रहा है। 2 2 4। अच्छा ओके, समझ में आ गया। मैंने 2 हासिल नहीं ली थी ना। 1290 बटे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 184.28 आ जाएगा। औसत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करिए। करिए, क्या आंसर आने वाला है इसका? तीन अधिकतम उत्पादन बताइए भैया। 3 अधिकतम उत्पादन वाले 11.11 कैसे निकाले? क्योंकि 11.11 क्या होता है? 1/9 होता है। 9 से 1 बढ़ाकर किएंगे तो 10 हो जाएगा। 3 अधिकतम उत्पादन वाले देश, 3 अधिकतम उत्पादन वाले देशों और 3 न्यूनतम उत्पादन वाले देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन के बीच क्रमशः अनुपात कितना होने वाला है, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो 3 अधिकतम उत्पादन वाले कितने हैं बताओ? तो 300 हो गया, 272 हो गया और 250 हो गया। सबको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 और 5 12 और 1 यानी कि 4 और 2 6 और 2 8, 822। कितना हो जाएगा? 822। ठीक है, तो ये आपका 822 हो गया। और साथ के साथ आपके लिए क्या होने वाला है? 3 न्यूनतम उत्पादन वाले। तो 3 न्यूनतम उत्पादन वाले कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 3 न्यूनतम उत्पादन वाले, तो 82 104 एंड 120। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 18 और 306। तो इसका अनुपात निकाल लो यार, कितना आ रहा है? तो सर अनुपात निकल कर आ रहा है 200। इसको काटते गए 3 से कट जाएगा, 102 बार 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर कटेगा 2 से। 137 और 102, 137 और 51। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 6 से कट गया ना।
भारत और चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन शेष सभी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है? अरे एवरेज पूछा है सर, सॉरी खुशी, ध्यान ही नहीं रहा मेरे तो। अरे डियर, एवरेज पूछा हो लेकिन अनुपात है तो वो 3 से 3 कट जाता ना, आपको वो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, भारत और चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन शेष सभी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत होगा, बताओ। तो मैंने भारत और चाइना का जोड़ दिया, 300 और 272 यानी कि 572, और टोटल कितना निकल कर आया था बाकी बचे हुए दो लोगों का, तो 572 अगर 1290 में से घटाएंगे तो 718, तो इंटू 100, तो कितना परसेंट आ रहा है लगभग, सॉल्व कर लो इसको, मान लो 56 मान लो, इसको 70 मान लो, 7 8 56 यानी कि 80% के करीब आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यार, जो भी विद्यार्थी मेरे से पढ़कर सीजीएल और सीएचएसएल क्रैक करना चाहता है तो भैया अभी भी वक्त है, उस वक्त को सही तरह से संजो लो और फाउंडेशन बैच में जुड़कर कंप्लीट और डिटेल अर्थमेटिक पढ़ लो। अभी भी एसएससी में 4 महीने हैं और 3 महीने आपके सीएचएसएल में हैं, मौका है, हो सकता है, करने के वाले के लिए तो सब कुछ संभव है, ना करने वाले के लिए तो कितना भी समय दे दिया जाए। दूसरी बात, एसएससी सीईटी बैंक रेलवे सभी की तैयारी आप कर पाओगे, मेरा सीबीटी 2 जो रेलवे का होने वाला है वो भी आप तैयार कर पाओगे, और आपको सभी सब्जेक्ट में हेल्प की जाएगी। यहां से आपको साहिल 10 आपको कोड लगाना है, और फर्स्ट का एनालिसिस तो करवा दिया ना मैंने सुबह, फर्स्ट शिफ्ट का तो करवा ही दिया सुबह, तुम पता ही नहीं है तुम कहां रहते हो यार। चलिए, तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ाई करो, 12 महीने और 24 महीने का लो, और बढ़िया तरीके से जुड़कर साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर जुड़ जाओ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर एसएससी एग्जाम में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेकर साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना है। ठीक है, और साहिल 10 कोड लगाकर आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना। मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए बाय।